हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे आपका जो है 12th क्लास है, ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास में। और इसी 12th क्लास के अंतर्गत मेरे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन चैप्टरों के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हमने किस तरीके से आपका तृतीय क्षेत्र को पढ़ने का प्रयास किया। और हमने देखा कि आज की तारीख में रोजगार देने में तृतीय क्षेत्र का बड़ा योगदान है। और सर्विसेज क्या है, उन सर्विसेज को जानने का क्या है, हमने उन सारी सर्विसेज को जानने का भी प्रयास। क्लियर है वो क्या सर्विसेज हैं, किस प्रकार से हैं, ये आपको देखना। क्लियर है। अब देखिए, इसमें हम आपका टूरिज्म को देख रहे थे। तो जो आपका टूरिज्म है वो बहुत अच्छा है और बड़े यूनिकनेस बटोरे हुए हैं अपने आप में, और काफी कुछ इसके अंतर्गत है। ये रोजगार का बड़ा एक क्षेत्र है और अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है। क्लियर है। आप कैसे हैं, जैसे कोई आपका कल्चर टूरिज्म है, कहीं पर जो है आपका हिस्टोरिकल आपका टूरिज्म है, कहीं आपका सीजनल है, कहीं पर आपका जो जलवायु क्लाइमेट है, कहीं भू दृश्य है, कहीं कला और संस्कृति के लिए है। क्लियर है। तो अलग अलग रूप में ही ये सब चीजें विकसित है और उनको हम देखेंगे। अब देखिए, अब मैंने कल आपको स्केटिंग के बारे में बताया था कि स्विट्जरलैंड के अलावा भारत में भी एक जगह है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में उत्तरकाशी में ओली, ओली में क्या होता है, स्केटिंग होती है बहुत अच्छे से, हमने देखा। आइए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के पढ़ते हैं। पर्यटक प्रदेशों को हम देख देख भूमध्य सागर तट के चारों ओर कोस्ट स्थान है तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व में लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। शीतकाल खेल में प्रदेश और मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में मनमोहरी दृश्य तथा यंत्र तंत्र फैली राष्ट्रीय उद्यान समितियां थी, स्मारकों, विरासतों स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कह रही ये भी एक फैक्टर है। ठंडे प्रदेश में अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण धूप और मौसम की अपेक्षा करते हैं। ठंडा होता है, लोग घूमने आते हैं किले में, और लोग चाहते हैं कि अच्छा रुकने का स्टे हो जाए, बढ़िया चमचमाती धूप मिले ठंड में, इस प्रकार। और दक्षिण में यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पर्यटन के महत्व का यही एक मुख्य कारण है। अवकाश का शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप, लंबी अवधि के दौरान निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश में आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु की जरूरतें होती हैं, तो ये अपने गृह क्षेत्र की तुलना में ऊंचे तापमान और स्केलिंग का अनुभव हिमावरण में होता है। और जहाँ वो रह रहे हैं वहां से लेके अलग, ये सब लोग आपस में कंपेयर करते हैं, भाई कहाँ कितना कुछ। क्लियर है। तो आपको हो गया। चलिए, अब ऐसा ही है भूदृश्य। बहुत से लोग कुछ भूदृश्य को देखने के लिए आते हैं। कई लोग आकर्षित करने के लिए पर्यावरण में आकाश अवकाश बिताना पसंद करते हैं। प्राय अर्थ होता है जैसे जहाँ आपके पर्वत हैं, झील है, दर्शनीय समुद्र है, तट है, मनुष्य हैं, अपरिवर्तित भूदृश्य हैं, इन सारी जगहों पर ऐसा। इतिहास और कला के लिए लोग आते हैं। इन क्षेत्रों में इतिहास और कला कैसा है, इतिहास और कला में संभावित आकर्षण है। प्राचीन सुंदरतम नगरम पुरातन स्थानों पर है। किलों, महलों और गिरजाघरों को आनंद से उठाते हैं। ये सारे आनंद हैं जो उनको देखते। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाला पर्यटक लुभाता है और कई प्रदेशों की जरूरतों को सस्ते दामों पर पूरा करता है। यह अत्यंत लोकप्रिय है और घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में आपका मैंडिकेरे और आपका कुर्ग। तो हेरिटेज होम की बड़ी कॉन्सेप्ट है, जो हमारे गांव के विरासत है, वो बड़े चल रहे हैं आजकल। उत्तराखंड में भी होम स्टे का प्रचलन है।
हम लोग अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और जो अन्य संस्कृति हैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे कुछ संस्कृति है, क्या उसका हिसाब किताब है, किस प्रकार वो रहती है। और लोग आते हैं कुछ दिन के लिए, अपना स्टे करते हैं अपने परिवार के साथ, नई संस्कृति, नई कल्चर को अपने साथ जीने का, उसका अनुभव को साझा करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र में प्रति वर्ष लाखों शस्त्रकर्मी की तुलना में बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों की अवस्थिति, विश्वसनीय अस्पताल, विश्व के रोगी उपचार, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन, लाभ प्राप्त चिकित्सा पर्यटन आदि के लिए ये सारी चीजें आपके जुड़ी हुई। क्लियर है? और ये हमको देखने के लिए भी। ठीक। भारत, स्विट्जरलैंड, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अस्पताल विकिरण अध्ययनों से लेकर चुंबकीय बिंबों के निर्वाचन और परासंत किरणों की विशिष्ट सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। यदि गुणवान में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवा को उपलब्ध कराना है तो बाह्य रोगियों के लिए अत्यंत एक लाभप्रद होगा। अच्छा, चिकित्सा पर्यटन जो बढ़ रही है, मेडिकल टूरिज्म भारत में क्यों बढ़ रहा है? अगर मैं आपसे कारण पूछूं तो भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के कुछ कारण है। पहली बात, भारत के डॉक्टर विश्व में बड़े अच्छे, एक विश्व व्याख्याति प्राप्त है भारत के डॉक्टरों को कि भारत के डॉक्टर और इंजीनियर विश्व में सबसे अच्छे हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए अगर कोई आपको इलाज कराना है, मान लीजिए हार्ट आपको ट्रांसप्लांट कराना है, बाईपास सर्जरी करानी है, तो भारत में 15 मतलब कम से कम 8 लाख रुपए शुरुआत होकर और 35 लाख तक जाती है। ठीक है, लेकिन यही चीज यूएस में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच जाती है। जो हो सकता है वहां से कुछ कम जाए, जैसे 35 लाख से 1 करोड़ के बीच जाए। तो लोगों की कोशिश क्या रहती है कि जब भारत का डॉक्टर यहीं कर रहा है और क्यों ना हम भारत जाके अपना इलाज कराएं, 60 दिन 90 दिन का मेडिकल आपका टूरिज्म ले लेते हैं और वहां जाकर अपना अच्छा सस्ता और बढ़िया इलाज कराते हैं, वहीं रहते हैं। तो लोग आते हैं आपका मेडिकल टूरिज्म के लिए, आपने देखा होगा। अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप। कैसा है? चतुर्थ क्रियाकलाप। कॉपेंस और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चिकित्सा प्रलेखन मेडिकल के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर में प्रभाव करते हैं जो ज्ञानमुखी है, और इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में से कुछ निम्नलिखित: सूचना संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन और सूचना का उत्पादन भी चतुर्थ क्रियाकलाप और अनुसंधान विकास पर केंद्रित है, और ये विशिष्ट ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कुशलता और प्रशासकीय समर्थक सेवा और इत्यादि के नमूने हैं। ये सारी चीज इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में आप नेद अपन देखे तृतीय क्या है, और चतुर्थ में आपने साफ साफ देखा कि न्यूयॉर्क में बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी हैं जो मेडिकल ट्रांसमिशन की समानता, लोगों के सेवा सेक्टर, उनको विभक्त करते हैं और उन्होंने उसको बताने का और समझाने का प्रयास किया। हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन चीजों को तो आप बड़े अच्छे समझ चुके हैं। चतुर्थ और पंचम को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? तो चतुर्थ को आपने समझा
चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना का संग्रहण, उत्पादन, विकिरण, सूचनाओं का उत्पादन और चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान विकास पर केंद्रित होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है बेसिकली, जो नया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ अर्थव्यवस्था वृद्धि के आधार पर तृतीयक सेक्टर में चतुर्थ सेक्टर की सभी प्राथमिक और द्वितीय रोजगार की प्रतिस्थापना करता है। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक की कमी ज्ञान, कार्य कर है और परस्पर कोष, म्यूचुअल फंड, प्रबंधों को लेकर परामर्श और सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग अत्यधिक उच्च वृद्धि है। भावनाओं और विद्यालयों, विश्व कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के क्रियाकलापों, रंगमंचों, दलाली फर्म आदि के काम करने वाले कर्मचारियों में इस सेवा भाव में ये सारी चीज रखी। यहाँ कुछ तृतीय क्रियाकलाप की भांति चतुर्थ क्रियाकलाप भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जाता है। ये संभावनाएं पर्यावरण के प्रभावी अनियमित बाजार में गृहित नहीं। ये सारी चीजें कैसी हैं आपके तृतीय क्रियाकलाप में। अब है पंचम क्रियाकलाप, तो उच्च स्तर के निर्णय लेने। ध्यान दीजिए क्या है, उच्च स्तर के निर्णय लेने, नीति निर्माण पंचम क्रिया को निभाते हैं। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और इनमें चतुर्थ और पंचम में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप में वे सेवा है जो नवीन और वर्तमान विचार रचना, ऐसी हैं नवीन और विचार वर्तमान रचना, पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों का व्याख्यान, नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, स्वर्ण कॉलर कहते हैं। और ये आपका तृतीयक सेक्टर का एक उपविभाग है। यहाँ वरिष्ठ क्रियाकलाप सहकारी अनुभूति, वैज्ञानिक वित्त, परिमास के आधार पर कुशलता प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्नति व्यवस्था की रचना उनको महत्व संख्या में काफी अधिक है। ये सारी चीजें इसमें की जाती। बाह्य स्रोतन के परिमाण में चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इनमें देश में नए नए काम करने उत्पन्न हुए हैं जिन्हें हम आउटसोर्स कहते हैं, केपीओ, बीपीओ। उन देश में काम आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रमिक है। ये उत्प्रवास वाले भी देश हैं जहां बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध कराने पर इन देशों को प्रवास कम होता है, यानी कि लोग कम आते हैं। बाह्य स्रोतन वाले देश में अपने यहाँ काम की तलाश कर रहे युवाओं को प्रतिरोध झेलना पड़ता है। ठीक, पंचम क्षेत्र के नवीन प्रवृत्ति के ज्ञान के कारण ही हम जो है केपीओ और होम शेयरिंग का विकल्प आया है और उद्योग है, क्योंकि इनमें कुशल श्रमिक होते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान और बाह्य स्रोत पर आधारित है। और इसके अतिरिक्त अवसरों का उत्पादन, सक्षम बाह्य स्रोतन, उत्पादन विकास क्रियाएं, ई लर्निंग व्यवस्था, बौद्धिक संपदा और ये व्यवस्था इस सभी इन सेक्टरों के अंतर्गत आती हैं और दिखाई देती है। क्लियर है? ये हमको देखना। आउटसोर्सिंग क्या है? बाह्य स्रोतनांत, ये एक ठेका देने की क्षमता को सुधार है। आप देखते हैं कि कोई कंपनी है यूएस की, उसकी सर्विस एक कॉल सेंटर भारत में होती है और वो भारत के क्षेत्र में जाकर सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं और आपके सर्विसिंग सेंटर, ठीक। और किसी बाह्य अभिकरणों को काम सौंपना है। बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र के स्थानों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसको अपर्तन यानी कि ऑफशोरिंग कहा जाता है। यदि दोनों अपर्तन और बाह्य स्रोतन का इकट्ठा प्रयोग किया जाता है तो व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतान किया जाता है, यानी कि आउटसोर्स किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर कई बार विनिर्माण के अभियांत्रिकी में सम्मिलित है। और आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिन्हें आसानी से एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीका के देश में क्रियान्वित किया जाता है और देश में आपका विकसित है। और श्रमिक अंग्रेजों की अच्छी निपुणता और कुशलता हो जाती है। और हैदराबाद और मनीला के बीच स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर परियोजना और संयुक्त राज्य अमेरिका में जापान जैसे देशों के लिए काम करती हैं। श्रम को व्यापार करने, चाहे वह भारत और चीन हो
यहाँ तक कि अफ्रीका का काम ही सघन देश बोत्सवाना और ऊपर लगी इन काम में है जो सेवा के लिए लाभप्रद हो जाती है। क्लियर है? इन सबको हम आपका देख सकते हैं कि भैया आउटसोर्सिंग क्या है, पंचम सेक्टर कैसा है, क्यों इनमें लगा हुआ है, बाह्य शोषण क्या है। सबसे पहले तो आप यही देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हो गया? अब देखिए, अब अंकीय विभाजन को पढ़ लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है, अलग अलग रूप से फैला हुआ है। देश में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है और यह निर्णायक कारक है कि कोई भी देश कितना भी शीघ्रता से अपने सूचनाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में बढ़ा है, जबकि विकासशील देश पिछड़ गया है। इसका अंकीय विभाजन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस जैसे विशाल देशों में असंभावीय नगरीय क्षेत्र में ये सारी चीजें, अंकीय विभाजन, यह सारी चीजें हमें इसमें पाई गई हैं और हमने इनको देखा है। तो चलिए, इस प्रकार चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब हम जो है इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको 1-2 नंबर में आसानी से मिल सकते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इनको भी करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पहले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापारी, बुनाई और आर्किटेक्ट। बताइए। बड़ा सरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान सकते, आप नहीं कर सकते। बताइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन प्राइमरी का है, कौन सा ऑप्शन आपका सेकेंडरी का है, कौन सा टर्सरी का है। अभी तो पता होगा कि कौन सा क्रियाकलाप किसके अंतर्गत आता है, आप तो ये तो छांट सकते हो उसे आसानी से। चलिए, साथ में दूसरा देखिए कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र का आपका नहीं है, ये आपको देखना है। तो क्लियर होना चाहिए, इसका जो आंसर है वो होगा व्यापार। और कौन सा क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आपका जो है नहीं आता है, तो क्लियर होगा, मछली जो है वो प्राइमरी का पार्ट है। क्लियर है? निम्न में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? बड़ा सरल और सिंपल आंसर है कि ऐसे क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के मामले में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारे सेक्टर में अगर आप देखोगे तो मुझे बताइए कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या फिर आपका पर्यटन होगा, या आपका सर्विस सेक्टर होगा। मैंने आपको बताया है कि शहरों में रोजगार देने वाला ये क्षेत्र बड़े रूप में उभर रहा है और सर्वाधिक क्षेत्र में रोजगार इसी सेक्टर में है। क्लियर है? तो मैं आपकी आसानी कर देता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी तो है नहीं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कि पर्यटन और सेवा में से कौन सा आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपने किया है तो आंसर आपको क्लियर होगा कि भाई कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें से। बताइए, सोच के बताइए आप। तो इसका आंसर होना चाहिए सर्विस सेक्टर, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ी पॉपुलेशन लगी हुई है और शहरी क्षेत्र में रोजगार पाने में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का ही क्या है आपका योगदान। इसका है सर्विस सेक्टर का योगदान। आगे बढ़े। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित हैं वो क्या कहलाते हैं? हाँ, अब यही तो है कि जो उच्च स्तर वाले अन्वेषण हैं और आपके प्रमाणिक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये तो हमको खोजना है। बताइए क्या कहेंगे हम उनको।
बताइए बच्चों, द्वितीयक, चतुर्थ, पंचम और प्राइमरी। तो देखिए, प्राथमिक तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो किससे संबंधित है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है। आंसर या तो चतुर्थ क्रियाकलाप में या आपका पंचम में, इनमें से कोई एक आंसर। अभी आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर। चलिए बताइए। बताइए बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए चतुर्थ क्रियाकलाप, होना चाहिए चतुर्थ क्रियाकलाप। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? बताइए, अब इसे बताइए कौन सा इसमें चतुर्थ से संबंधित है। तो संगणक विनिर्माण, कागज और कच्ची लुगदी का निर्माण, पुस्तकों का मुद्रणकरण और विश्वविद्यालय अध्यापन। बताइए चतुर्थ में कौन सा आएगा। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, जब टीचिंग आपने तो आपने सर्वे सेक्टर में बताइए, प्रत्यक्ष क्षेत्र तुम्हें बताइए बच्चों। देखिए, आंसर क्लियर होना चाहिए कि चतुर्थ सेक्टर में सम्मिलित है विश्वविद्यालय अध्यापन। अगर आप विश्वविद्यालय का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च इनोवेशन के फील्ड में आप हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये सारी चीजें हैं, ये वाला इन्वेंशन उसको हम लोग एड ऑन करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं सत्य है? बताइए कौन सा सत्य है। बाह्य शोधन क्षमता को बढ़ावा देना लागत को घटाना है, और कभी कभी अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों में बाह्य शोधन किया जा सकता है, और बीपीओज के पास केपीओ की तुलना में बेहतर अवसर हैं। ठीक लगता है ये तो। और कामों का आउटसोर्स कराने वाले देश में काम की तलाश करने वाले में असंतोष पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम बाहर से काम कराते हैं तो हमारी लागत घट जाती है, ये सही है। कभी कभी अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्य क्षमता हम बाहर से करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है कि हम आउटसोर्स कर लेते हैं बहुत सारी चीजों को। और के बीपीओ की तुलना में केपीओ जो है ज्यादा अच्छा काम करता है, व्यावसायिक अवसर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन काम के बाह्य शोधन करने वाले देशों की काम की तलाश करने में आप अब है निम्नलिखित में से 30 शब्दों में आंसर करना है। बताइए, फुटकर व्यापार सेवा स्पष्ट कीजिए, हमने पढ़ा फुटकर विक्रेता क्या है। चतुर्थ सेवा का वर्णन कीजिए। मेडिकल टूरिज्म को आपको बताना है, और अंकीय विभाजन क्या है। वो चारों चीजें हमने अभी अभी पढ़ी है। और सबसे पहले आप अंकीय विभाजन को आप देख सकते हैं, सूचना और संचार पर आधारित विकास मिलने वाले अवसरों को पूरे ग्लोब में समान रूप से वितरण है। क्लियर है? और क्या है ये, एक प्रकार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच उठाने का लोगों को मौका है, यही तो बताया इसमें। तो ऐसे ही आपको इसमें जो है ये सारे जो है 30 शब्द के शब्द वाले जो आंसर आपको करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत